Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe the channel and press the bell icon. आज हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर की लिंगराज टेम्पल, महाप्रभु लिंगराज के दर्शन करेंगे और खूब सारा भक्ति के साथ उनकी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इतिहास के बारे में जानेंगे और कैसे यह लिंगराज मंदिर शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच में एक बफर के तरह काम किया और एक नया कल्चर को जन्म दिया, उसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आपको एक नया दर्शन के साथ, फिलोसफी के साथ आज हम लोग लिंगराज का ट्रैवल करेंगे। बोलो महाप्रभु लिंगराज की जय। दोस्तों, लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में स्थापित हुई थी सोमवंशी राजाओं के द्वारा। उससे पहले पुरी में 10वीं सदी में 10वीं ख्रीष्टाब्द में जगन्नाथ मंदिर का स्थापना हो गया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच में बहुत सारा टकरार हुआ था, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में शैविज्म थोड़ा डोमिनेंट था। लिंगराज का मंदिर का निर्माण का शुरुआत लगभग 6वीं सदी में सोमवंशी के राजा ललाटांदो केसरी के द्वारा शुरुआत हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये काम चलता रहा और इसका कंप्लीट जो हुआ 11वीं सदी में जजाति केसरी वान ने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब देखिए लिंगराज मंदिर का कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलिंग आर्किटेक्चर दिखता है। कलिंग का जो ग्लोरी था उस जमाने में यहाँ पर आपको दिखेगा। द आर्ट ऑफ टेम्पल मेकिंग बाय कलिंग आर्किटेक्चर। शहर ये एक पुष्करणी है जो लिंगराज के मंदिर के समीप है। पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ से लिंगराज मंदिर का चारों तरफ, एकाम्र क्षेत्र की चारों तरफ, ओल्ड टाउन के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर दिखता है। भुवनेश्वर इज़ रियली द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर मंदिरों का देखिए, जहाँ पर आप देखेंगे एक मंदिर आपको दिखाई देगा। यही तो खासियत है, ये टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है। 1100 से ज़्यादा मंदिर केवल भुवनेश्वर में ही आपको मिलेंगे। छोटा बड़ा कितना मंदिर, जहाँ पर देखेंगे एक मंदिर दिखेगा। यही तो खासियत है। बहुत शानदार से ये पुष्करणी को बनाया गया था उसी ज़माने में, 11वीं सेंचुरी एडी में। देखिए बहुत ही सुंदर। भुवनेश्वर का नाम एकाम्र क्षेत्र के नाम पर जाना जाता है। एकाम्र का मतलब आम्र। आम्र के नीचे लिंगराज का मूर्ति था, इसीलिए उसको एकाम्र क्षेत्र के नाम पर जाना जाता है। उसके बाद मंदिर बनाया गया। तो एकाम्र का अर्थ है आम्र के नीचे जो भगवान थे। और लिंगराज को माना जाता है कि द किंग ऑफ लिंगम्स। भुवनेश्वर भी लिंगराज के नाम के अनुसार किया गया है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। भुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, द लॉर्ड ऑफ 3। देखिए कितना सुंदर है व्यू लिंगराज का। जहाँ जाएंगे टेम्पल सिटी में आपको वहाँ पर मिलेगा एक मंदिर। कितना खूबसूरत है। उस ज़माने में कितना रिच था कलिंग। कलिंग के हर एक, यहाँ पर देखिए आज लिंगराज की शिवरात्रि में
महाद्वीप जा रहा है। शिवरात्रि का जो दिव्य दर्शन है उसके देखने से प्राण धन्य हो जाता है। देखिए भक्तों का हृदय से निकलता हुआ कितना अनमोल सा प्यार है, ये अनमोल सा प्यार है महाद्वीप के लिए, जो ज्ञान को हटा के ज्ञान से इस संसार को एनलाइटमेंट करने वाला यह जो क्षण है वो है शिवरात्रि का दिन। हर का मिलन पार्वती से हुआ था, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है शिवरात्रि के द्वारा। शिवरात्रि एक सेलिब्रेशन है सदियों से मैरिज सेरिमनी का। उसी ज़माने में प्रभु जगन्नाथ के द्वारा जो मंदिर निर्माण हुआ था जगन्नाथ के लिए, उसी दौरान लगभग 10वीं सदी में वैष्णविज्म भी उड़ीसा में आ गया था। तो उसी के चलते शैविज्म जो था, सोमवंशी की राजाओं का जो इष्ट देव शिव जी थे, महादेव की जो उसी समय लिंगराज में हरिहर को पूजा जाता है। मतलब हरि का मतलब है विष्णु, हर का मतलब है शिव। इसीलिए कि वैष्णविज्म और शैविज्म का मिलन स्थल माना जाता है। 11वीं सदी में हुआ ये लिंगराज टेम्पल को। यहाँ पर शिव लिंगराज के तरह पूजा पाते हैं और विष्णु भी यहाँ पर पूजा पाते हैं। तो यही एक खासियत है लिंगराज का। भुवनेश्वर जो है मेनली शैविज्म का गढ़ है। यहाँ पर शिव का बहुत सारा मंदिर है। मुक्तेश्वर, परशुरामेश्वर, से ही विष्णु का भी मंदिर उसी ज़माने में हुआ है, जैसे कि अनंत वासुदेव मंदिर है। तो ये दर्शाता है कि भुवनेश्वर का 10वीं और 11वीं सदी में बोध शैविज्म और वैष्णविज्म का मिश्रण हुआ था। इसीलिए कि कलिंग का जो लोग हैं वो हमेशा पीसफुल रही हैं और कोई भी देवता के लिए खुद में लड़ाई झगड़ा करने को पसंद नहीं करते थे। ययाति केसरी ने अपना राजधानी जाजपुर कलिंग नगर से भुवनेश्वर को स्थानांतरित किया था और लिंगराज मंदिर का कंस्ट्रक्शन समाप्त किया था। यह मंदिर का आर्किटेक्चर देख के पता लगता है कि कलिंग आर्किटेक्चर कितना महान था, कितना कलिंग का जो शिल्पी थे कितना स्किल्ड थे उस ज़माने में। कलिंग का जनसंख्या बहुत कम ही था और कलिंग का जो जनसंख्या है था वो जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, जापान तक ट्रेड में व्यस्त थे। तो ट्रेड से जो मुनाफा कमाया जाता था उसी में टैक्स दिया जाता था और टैक्स से ही सब मंदिर निर्माण होता था। कलिंग उस ज़माने में बहुत ही प्रोस्पेक्टिव रिच स्टेट था। कलिंग लोगों ने व्यापार का नया तकनीक का आविष्कार कर लिया था। कलिंग का सबसे जो किफ़ायती दर में बिकने वाला चीज़ था वो है छोटा हाथी का बच्चा। कलिंग के जंगलों में, चंदका में, भरतपुर में, बहुत सारी भुवनेश्वर के आसपास में बहुत सारा हस्तियों का छोटा बच्चा मिल जाता था। वही बच्चे को समुंदर से जहाज के द्वारा विदेश को रफ्तानी किया जाता था
और उसके लिए सोना के वजन, उसी के वजन का, हाथी के बच्चे का वजन का सोना लाया जाता था। क्योंकि एलिफेंट जो होता है वो वार में सबसे तगड़ा माना जाता है कि एक एलिफेंट 100 गो योद्धा के साथ समान होता है। तो इसीलिए युद्ध में उपयुक्त होने वाला जो एलिफेंट भारत के पास, स्पेशली कलिंग के पास उसी ज़माने में बहुत सारा था। तो उसी को वो लोग ट्रेड करने के लिए पूरा जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्ट एशिया में पूरा खेल गया था। आज भी बाली यात्रा होता था, आज भी बाली यात्रा होता है। वही बाली यात्रा का मतलब है लोग वहाँ से इंडोनेशिया का जो बाली शहर है, जो बाली द्वीप है, उसी के लिए यात्रा आरंभ करते थे। और वहीं पर देखेंगे कि जो गणेश का मूर्ति उड़ीसा में है, वही गणेश का मूर्ति इंडोनेशिया बाली में मिलता है। बहुत प्राचीन मूर्ति है। तो इससे पता चलता है कि कलिंग के साथ बाली का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो सदियों से पहले है। तो कलिंग का लोगों ने सारा विश्व में ट्रेड का वो नमूना स्थापन किया है जो आज के उड़ीसा के लोगों ने भूल गए हैं। व्यापार का क्या उनके पूर्वजों के भूल गए हैं, उनके ग्लोरियस पास्ट को वो लोग भूल गए हैं। और कहिला जातिर काने काने उठी बुतुआ केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाही कि रे तोर मने। यही उक्तिटी उत्कल गौरव मधुसूदन दास द्वारा ओडिया को कह जाइथिला जेते बेले ओडिया माने निजर शक्ति को हराई बसिथिले। आज भी पुणी मुझे उक्ति को कहूँ ओडिशार जनसाधारण कि अरे ओडिशा रे तुम्हें कलिंग रे जन्म नहीं निजे को एते छोट कहीं मन करुच। कलिंग ही राज्य श्रेष्ठ। जय कलिंग।